हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 9th चैप्टर है। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड्स होते कैसे हैं, इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे चलते हैं बच्चों। जनरली अगर हम सॉलिड्स के एटॉमिक लेवल पे जाके बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये एटम है, किसी सॉलिड की बात करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन। तो आयरन मटेरियल जो होता है, जो आप एक सॉलिड पीस लेते हो, उसका अगर हम देखें तो उनके एटम्स एक पैटर्न वे में होते हैं, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस बना के इनकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होती है ना। ये किसी भी शेप का हो सकता है। मेरा यहाँ पे पर्पस सिर्फ ये है कि मैं एक रेगुलर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज जस्ट डिपिक्शन ऑफ रेगुलर पैटर्न। एग्जैक्टली यही होता है, मैं अभी आपको इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ लेकिन कुछ भी होता है पैटर्न में होता है। अब इसकी बात करते हैं। ये एटम इधर से भी अट्रैक्टेड है, इधर से भी अट्रैक्टेड है, इधर से भी अट्रैक्टेड है, इधर से भी अट्रैक्टेड है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सेपरेशन मैं थोड़ा कम कर दूं तो ये रिपेल करना शुरू कर देगा, अट्रैक्शन के बजाय रिपेल करना शुरू कर देगा। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर सेपरेशन को दूर करूं तो ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक पोजीशन है, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम है, अगर दूर करोगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसे वापस खींचेगा, और अगर पास कर दोगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसे वापस से धक्का देगा। और जैसे ही मान लीजिए ये जो पैटर्न है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस करे और मैंने इनके इस वाले एटम्स को, ये जो 3 एटम्स हैं, फिर ये जो 3 एटम्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, पहले ये था, अब ये है ना, इनिशियल और ये फाइनल। जो भी अरेंजमेंट था मैंने उसको क्या करा, चेंज कर दिया थोड़ा, एक डायमेंशन में अलोंग दिस एक्सेस मैंने सेपरेशन बढ़ा दी। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड डिफॉर्म्ड। कौन सा? डिफॉर्म्ड स्टेट है, मतलब हमने इसके नॉर्मल शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया। आ रही बात समझ? तो डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या हुआ, जो भी नेचुरल मॉलिक्यूलर सेपरेशन या एटॉमिक सेपरेशन है वो ना रहे, कुछ और हो जाए। हो सकता है कुछ केसेस में अलाइनमेंट चेंज हो जाए, जैसे कि इसका एक और वर्जन हो सकता है कि इनके एटॉमिक ऐसे हो गए, ये भी क्या है, डिस्टॉर्टेड है, स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेस्ड है। ठीक है, तो सॉलिड का ये नॉर्मल है, और कई तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके नेचुरल पोजीशनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इससे हमारा ये स्ट्रेस्ड का केस बन जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये आपने किया कैसे, तो ऑब्वियसली मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस एक्सिस के लॉन्ग। मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स सपोज लगा दिया हमने ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ऐसा हुआ। और अगर मैंने इसको इधर से इसको यहाँ पे होल्ड करके इसको इस तरफ खींचा तो हो सकता है कि ये बन जाए। तो और एक अच्छी बात आपने देखिए, सॉलिड्स के अंदर एक एबिलिटी होती है टू रिगेन इट्स पोजीशन। अपने इनिशियल पोजीशन को, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल या एटम हैं, अपने इनिशियल पोजीशन या इनिशियल सेपरेशन को गेन करने के लिए अपने आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या हो सकती है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एनर्जी मिनिमम होती है, तो एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को
हम इसको कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। ये जो प्लेसमेंट्स है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए नेचुरली वो प्रोसीड करती है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो रिगेन करने की, अपनी पोजीशन या स्ट्रक्चर को रिगेन करने की जो कोशिश करती है ना, जिन चीज़ों में ये है उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स, प्रॉपर सॉलिड्स। और सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी जो इसके अपनी शेप को रिगेन करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो अब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सेकेंड टर्म है स्ट्रेस, जो हम सभी को कभी न कभी ये स्ट्रेस रहता ही है ना। हाँ, वही वाला स्ट्रेस है, मजाक कर रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेस अल्टीमेटली, स्ट्रेस इज द थिंग विच डिफॉर्म्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या डिफॉर्म करता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? इट जस्ट लाइक प्रेशर, है ना। इट इज, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, the property by virtue of which a deformed body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming force or forces is called elasticity। ठीक है। तो अब ये जो हमने देखा, इसमें क्या था कि हमने डिफॉर्म करा इसे, उसके लिए हमने फोर्स लगाया। ठीक है। जनरली इस फोर्स को कई नाम से बुलाते हैं। ठीक है। कई बार इसे टेंशन भी कहते हैं, कई बार इसे स्ट्रेस भी कहते हैं, मतलब कैसे भी करके हम, कई बार लोड भी कहते हैं कि लोड लगा दिया और वो डिफॉर्म हो गया। तो टर्मिनोलॉजी आप समझ जाओगे। ठीक है। तो अभी इलास्टिसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश। हाँ जी बच्चों, तो अब लोग कहाँ थे? स्ट्रेस इक्वल टू क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। अब ये स्ट्रेस इस केस में, लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा? मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपको ना कुछ ऐसे करना होगा जैसे रॉड है, रॉड को अपने हमें एक एंड को सपोज करो सीलिंग से, जैसे ये लगा हुआ ना कैमरे का स्टैंड, और यहाँ पे आपने, या आप लटक गए इसके अंदर, इसके ऊपर, तो ये क्या होगा? इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। जनरली हम लोग टेंशन को कैसे दिखाते हैं? ऊपर या नीचे, डिपेंड्स, है ना। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो टेंशन ऊपर लग रही है, तो टेंशन इज ऑलवेज अलोंग व्हाट? अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड। ये जो डायमेंशन है, वन डायमेंशन, इससे के अलोंग टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम फोर्स की जगह टेंशन फोर्स ले लें, ठीक है, और ये टेंशन हमेशा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्या हो रहा है? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेंसाइल स्ट्रेस। इसका नाम क्या है इस केस में? रॉड के केस में क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। ये जरूरी नहीं है कि हम रॉड की केस में बात कर रहे हैं, जरूरी ये है कि हम दो एंड को दूर करने की कोशिश करें या पास लाने की कोशिश करें। दोनों केस में सिर्फ दूर करने की बात नहीं होगी। अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं अंदर की तरफ, तो इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। उस केस में क्या बोलेंगे? ये टेंसाइल जब वो एलोंगेट हो, और कंप्रेसिव जब वो साइज स्मॉल हो पहले से। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो पहले डेफिनेशन स्ट्रेस का आप लिख लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया। रॉड के केस में फोर्स की जगह टेंशन लेंगे और डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया
क्या होगा इसमें, एक तो दो चीज़ें हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया है और यहाँ पे फ्लैट प्लेन सरफेस एरिया है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्स हमेशा किसके अलॉन्ग होना चाहिए, अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द रॉड, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, देयर इज स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप विद इन डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड इज मेजर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। चेंज करो, सर तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस निकालना तो मतलब टेंशन बाय एरिया जी, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेन, आंखों का स्ट्रेन आपने सुना होगा, है ना, लेकिन स्ट्रेन यहाँ पे क्या है, देखिए पहले आप ये समझ लीजिए फिर डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये एक रॉड है और आपने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पे क्या हो रहा है, इसका साइज तो अगर इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ L प्लस DL होगी, ठीक है, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो ये ओरिजिनल लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है, और ये लेंथ ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ फाइनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन चेंज। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन चेंज, फ्रैक्शन चेंज मतलब चेंज अपॉन इनिशियल, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। इसको टेंसाइल फोर्स की वजह से, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, या लीनियर स्ट्रेन, या कंप्रेसिव। अगर हम इसको उल्टे डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाते और ये साइज छोटा हो जाता L0 माइनस DL, तो क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन का अब डेफिनेशन समझ आ रहा है, द फ्रैक्शनल चेंज। तो ये फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज ओवर ओरिजिनल, याद है, रिलेटिव एरर, चेंज ओवर मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेन का डेफिनेशन होगा। तो ऐसे निकालते हैं चेंज ओवर, और परसेंटेज चेंज कभी निकालने को बोले तो इनटू 100 कर देंगे। सर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इससे पहले बताया ना, फोर्स अपॉन एरिया। उसमें भी तो एक्सपैंड नहीं करते हैं रॉड की, स्ट्रेस चाहे स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है, और तो स्ट्रेन वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, और ये क्या है, चेंज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इट हैज़ नो डायमेंशन, दैट हैज़ डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दैट इज समथिंग विच इज द कॉज ऑफ द स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द रिजल्ट, स्ट्रेस इज द कॉज, स्ट्रेन इज द रिजल्ट, स्ट्रेस इज द कॉज, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, किसी भी नाम से इसको आप बुला सकते हो, है ना। ये क्या है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ एंड इलास्टिक मॉडुलस।
हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ बेसिकली इट इज अ रिलेशन बिटवीन, देखिए, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. क्या है? रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, stress is directly proportional to strain. ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि strain is directly proportional to stress. तो जितना ज़्यादा strain आएगा समझिए उतना ज़्यादा stress है, या जितना ज़्यादा stress होगा समझिए उतना ज़्यादा strain आएगा. ठीक है, तो stress is directly proportional to strain. और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से चेंज कर दूं तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन. ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट टाइम स्ट्रेन. तो ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट. ये कांस्टेंट इन केस ऑफ वन डायमेंशनल बॉडी बोलते हैं यंग्स मॉडुलस. क्या बोलते हैं इसको? यंग्स मॉडुलस. ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस. ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या बताता है? किसी प्रॉपर्टी, किसी सॉलिड्स के बारे में क्या बताता है? हायर दी यंग्स मॉडुलस ऑफ ए सॉलिड का क्या मतलब है? मैं सेंटेंस दे रहा, मतलब ऑप्शन दे रहा हूं. द हायर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द मोर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेम स्ट्रेन और सर्टेन स्ट्रेन. क्या ये सही है, गलत है? यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होने से उसका स्ट्रेस ज़्यादा चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन डेवलप करने के लिए मुझे हायर स्ट्रेस चाहिए. क्या सही बात है? नहीं, इंग्लिश खराब थी या हाँ मेरी है तुम्हारी? अरे मैंने क्या बोला? हायर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस वी नीड मोर स्ट्रेस टू मेक a certain percentage of strain in a body, solid body. क्योंकि यंग्स मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस. फिक्सिंग स्ट्रेन, जैसे मान लो 1% या 1, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? यंग्स मॉडुलस. तो ज़्यादा यंग्स मॉडुलस मतलब ज़्यादा स्ट्रेस. जैसे तो ये हुक्स लॉ हो गया बच्चों. हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन वगैरह वगैरह. हुक्स लॉ की एक लिमिटेशन है. बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी हुक्स लॉ को हमेशा के लिए हर स्ट्रेस की वैल्यू के लिए नहीं फॉलो करते. मतलब ये हुआ कि अगर ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ अप टू सर्टेन वैल्यू या अप टू सर्टेन स्ट्रेस, मान लीजिए स्ट्रेस 1 है, यहां तक तो बिल्कुल फॉलो करता है हुक्स लॉ. तो यहां पे हुक्स लॉ क्या हो रहा है? सॉरी, हुक्स लॉ क्या हो रहा है? ओबे हो रहा है, आया ना? लेकिन इसके बाद नहीं होता. इसके बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, कर्व हो जाता है. ठीक है, लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मतलब इतना आपने स्ट्रेस लगाया और छोड़ दिया, स्ट्रेस हटा दिया, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर लेती है? रिगेन कर लेती है. अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ स्ट्रेस को, S2 तक, और फिर छोड़ूँ, तो दो इट इज नॉट फॉलोइंग हुक्स लॉ, लेकिन मैं अगर यहाँ से स्ट्रेस हटा लूँ तो वापस से 100% शेप रिगेन हो जाता है. मतलब इसमें तो है ही है, हुक्स लॉ जब तक फॉलो करेगा तब तक तो ये प्रॉपर्टी है ही कि स्ट्रेस हटाते ही शेप को रिगेन कर लेगा. 0% भी एरर नहीं होगा, मतलब 0% एरर होगा, मतलब कोई एरर नहीं होगा.
और उसके बाद भी S2 तक भी हम ले जाएं तो भी क्या करेगा, यहां S1 से S2 तक में हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, बट रिलीज करने से, स्ट्रेस को हटाने से, स्ट्रेस को रिमूव करने से वापस बॉडी रिगेन कर ले। अभी बॉडी का वो क्या है, स्ट्रेन यहां पे है ना, अगर मैं छोड़ दूंगा तो कहां पहुंच जाएगा, हमारा स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा और ही स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। और इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद तो यूं जाता है। इसके बाद तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, ज़्यादा फोर्स लगाने मतलब कम भी फोर्स लगाओगे तो आपको स्ट्रेन देख रहे हो कितना मिल रहा है, इतने से स्ट्रेस के लिए आपको इतना सारा स्ट्रेन मिल रहा है। समझ रहे हो, ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो मेहनत है ना, आप लोग पता है बिल्कुल, आप एक स्टूडेंट की मेहनत और उसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। शुरू में आप जितनी मेहनत कर दो ना, उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलता है। मेहनत रिजल्ट, मेहनत रिजल्ट में एक और मेहनत करते रहोगे ना तो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे, जब थोड़ी मेहनत करोगे ना तो भी रिजल्ट ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो? और एक टाइम तो ऐसा आएगा जब कुछ भी नहीं करोगे ना, तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। अच्छा बच्चों, इसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला जो जोन है हमारा वो क्या है, इलास्टिक। आया ना, क्योंकि यहां तक आने पे क्या हो रहा है, रिगेन कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जैसे ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, एक पॉइंट आता है सी। सी पॉइंट बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर मैं स्ट्रेस को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, बॉडी लगभग 2% डिफॉर्म्ड रह जाती है। क्या रह जाती है, 2% बॉडी डिफॉर्म्ड रह जाती है। किसके बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से छोड़ो तो 2%, उसके बाद यहां पे लाके छोड़ें तो क्या होगा, हो सकता है 4%, 5%, 10% डिफॉर्म्ड रह जाए। एंड जैसे जैसे आगे जाएंगे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। तो ये वाला जो जोन है, ये कैसा जोन आ गया, प्लास्टिक। क्या हो गया, प्लास्टिक का मतलब है जब डिफॉर्मेशन आने सस्टेन करने लग जाए ना तो समझो प्लास्टिक है। क्या हो जाए, डिफॉर्मेशन सस्टेन करने लग जाए तो क्या है, वो प्लास्टिक है। और ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। इससे ज्यादा आपको स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। कौन से वाला? ये हाईएस्ट पॉइंट डी, इससे ज्यादा आप कभी अब स्ट्रेस नहीं लगा सकते किसी बॉडी पे। मतलब एक ऐसा लिमिट आ जाएगा, बॉडी अपने आप ही टूट जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अच्छा, तो D इज दी अल्टीमेट स्ट्रेस, SU लिख देता हूं। और इसके बाद ये आता पॉइंट E, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या ये, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना, फ्रैक्चर में क्या होता है, बॉडी अलग हो जाती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है, अगर लेस है या मोर है, दो ज़्यादा भी हो सकता है, एलोंगेटेड भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, दो सिचुएशन में। अगर लेस होगा तो ब्रिटल है, और अगर मोर है तो डक्टल है। ठीक है, आ रही बात समझ? तो ये इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है ना, कि ग्राफ देख के बताइए कि कौन सी बॉडी को लंबी वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन सा ग्लास है, कौन सा आयरन है,
ठीक है। सर एक सेकेंड। जरूरत नहीं, अब वो सब बता चुका। अच्छा चलिए जी, अब क्वेश्चन शुरू करता हूँ। मोस्टली क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, आप कॉपी करते रहना, ठीक है। आपको तकलीफ नहीं दूंगा आज क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। On suspending a weight mg, the length L of elastic wire and area of cross section A, its length becomes double the initial length. The instantaneous stress action on the wire is, अब देखिए पहले क्या था, सिचुएशन क्या है, पहले एक वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ठीक है, एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब इस पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, एम जी वेट हैंग कर रहे हैं, इससे इसकी लेंथ क्या हो रही है, डबल, इसकी लेंथ डबल हो गई। तो अब लेंथ कितनी हो गई बच्चे, एल प्लस एल। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेन डेवलप कितना हुआ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है 2L, इनिशियल लेंथ L अपॉन L, कितना हो गया 1, ठीक है। आपको पता है ना कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम क्या कहते हैं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया 1 इंटू लेंथ 1 इक्वल टू एरिया 2 लेंथ 2। अगर इनिशियल एरिया ए है, लेंथ L है, और फाइनली लेंथ डबल हो गया 2L, तो एरिया, फाइनल एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया इज A अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेस के केस में एरिया की जगह क्या लिखेंगे, A/2। तो क्या आ गया ये 2mg अपॉन A। तो ये आंसर होगा। सर ये वाली चीज़ एक बार फिर बता दो, जब आपने A1 L1 वाला। पहली बात तो स्ट्रेन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, एक सिलेंड्रिकल अगर इसकी हाइट h है और एरिया a है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है बेस, तो एरिया उसको a लिख दो, a इंटू एच यानी लेंथ, तो a इंटू लेंथ। अब बाद में इसका एरिया मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या होगा, पतली हो जाएगी ना वायर, दूसरा वाला, तो एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड। हो गया। सर ये A डैश निकाला ना, A/2। हाँ जी, हो गया सर। A and B are two wires. The radius of A is twice that of B. They are stretched by the same load. Then the stress on B is. स्ट्रेस पे फोकस करना है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ए का रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ बी का रेडियस, तो जो बी का एरिया होगा, बी का अगर एरिया ए है तो इसका एरिया 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसका रेडियस डबल होगा 2r, तो 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर। तो एरिया इसका 4a होगा, इसका a होगा, दोनों में लोड सेम है। तो स्ट्रेस, तो a का स्ट्रेस ऑफ a इज सेम फोर्स अपॉन एरिया,
और एस ऑफ बी क्या होगा, सेम फोर्स अपॉन ए। तो स्ट्रेस किसका ज़्यादा है जी, अगर इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तब इसके बराबर आएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ एस ए इज इक्वल टू एस बी। तो स्ट्रेस ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ ए, है ना। ये क्वेश्चन बच्चों जेई 1992 में आया हुआ है। वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड ऑफ वेट W is attached rigidly to a point on the roof and weight W1 is suspended from the lower end. If S is the area of cross section of the wire, the stress in the wire at the length 3L/4 from its lower end is. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक रॉड लीजिए और उसकी लेंथ L है, इसके एक एंड को छत से सीलिंग से आपने अटैच कर दिया, दूसरे एंड को अच्छा इसका वेट भी है, खुद का अपना वेट है W, और इस पे जो वेट हैंग किया है वो है W1। S is the area of cross section of the wire, ये लेंथ L है, यहां से 3L/4 यानी कि 3/4 यानी कि ऊपर से 1/4, तो यहां पे ये क्या है L/4 है, तो ये क्या लेंथ बच गई बच्चों 3L/4। ये कह रहे कि यहां पे इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या हो। अभी तक हम लोग स्ट्रेस कहां निकालते थे, जहां पे फोर्स लगाते हो ना एक्चुअली। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अभी तक हम लोग ना जिस भी रॉड को एलोंगेट करते थे उसका ना मास नहीं लेते थे, मासलेस लेते थे या बहुत लाइट वेट लेते थे। अब इस बार क्या बोला इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब क्या है कि खुद उस रॉड का भी वेट कंसीडर करना है। जनरली चीजें अपने वेट से भी एलोंगेट हो जाती हैं, पता है ना। जैसे गुला हुआ आटा लो, उसमें ज़्यादा पानी अगर मिक्स हो जाए उसको ऐसे छोड़ो, कैसे कई लोग चेक भी ऐसे करते हैं ना, अगर वो अपने आप ही गिर जाए तो मतलब गीला है ना, और अगर ना गिरे तो उसका मतलब ठीक है। मिट्टी भी ले सकते हो, मड में भी ऐसे देख सकते हो आप। तो यहां पे करना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता क्या है, किसी बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह पे बोले आप क्या करो, बॉडी के 2 टुकड़े कर दो ये, और बीच में क्या करो एक धागा बांध दो, यहां पे एक धागा लटका, इसका टेंशन मेजर कर लो, वो फोर्स हो जाएगा और इसका डिवाइड बाय एरिया कर देना। अब यहां पे आपको तो लॉज ऑफ मोशन में आपने किया ही हुआ है, इसके नीचे कंबाइंड वेट हो गया, इसके नीचे का वेट क्या होगा, ये सारा वेट इस पे टेंशन डालेगा ना इस धागे में, इस धागे में टेंशन किसकी वजह से होगा, लोअर ऑब्जेक्ट्स की वजह से। अच्छा इसका वेट W है जब लेंथ L था, और जब लेंथ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ना, तो जब इसका 3L/4 करूंगा तो वेट भी क्या हो जाएगा 3L/4, तो इस पार्ट का वेट कितना हो जाएगा 3W/4, और इसका वेट कितना है W1, तो नेट वेट कितना हो गया W1 प्लस 3W/4, यस और नो। तो यहां पे जो टेंशन डेवलप होगा इस धागे में वो ये होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज W1 3W/4, एरिया इज S, तो क्या हो गया 4W1 3W डिवाइड बाय 4S। है कोई चॉइस, आई बात समझ, ठीक है।
ठीक है, देखो जी, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग दोनों तरफ ऐसे फोर्स लगा के कितना बोला हुआ है इसमें, जो भी है, आप मान लो आपने F फोर्स लगाया इधर, F फोर्स लगाया इधर, तो कितना टेंशन डेवलप होगा इसके अंदर, F या 2F? ये $1,000,000 सवाल है भाई। अगर हम इसको दोनों को मतलब दोनों एंड से खींचें सेम फोर्स से FF, तो इसके अंदर टेंशन कितना डेवलप होगा, F या 2F? आप कहना चाहते हो 2F, बट आप बोल नहीं रहे हो, सर F और F होगा नहीं नहीं है। आपके हिसाब से। सर F होगा। F कैसे होगा? सर एक तो पहले दोनों एंड से, तो जो बीच में लगेगा वो 2F नहीं होएगा ना, मतलब अगर if we मतलब तो जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो भी तो हो सकता है, वही तो बोलना चाह रहा था एकम, जीरो है ना। अच्छा चलिए, एक धागे को इस दीवार से बांध दिया और इस पे F फोर्स लगाया। नहीं नहीं, आप इसमें थोड़ा कन्विंस नहीं रहोगे। चलो, छत में हमने एक स्ट्रिंग हैंग कर दिया और नीचे W वेट लगा दिया, mkg का वेट मास लगा दिया। इसमें टेंशन कितना, मासलेस है, तो इसमें टेंशन कितना होगा, mg? पक्का पक्का? अच्छा, रॉड का एबीडी बनाना जरा, जो मतलब धागा है, स्ट्रिंग है, इसका एबीडी कैसे होगा बताओ? ऊपर कोई खींच रहा है? नहीं, छत उसे खींच नहीं रही है, और नीचे mg यानी टेंशन। अच्छा, ये इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, T डैश मान लूं। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास जीरो इंटू, सॉरी, मास भी जीरो है और एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो T डैश इक्वल्स टू T, यानी ऊपर भी T लग रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं ये सवाल ऐसे, आप कन्विंस्ड हो कि इसमें टेंशन T होगा, लेकिन मैं यही सवाल ऐसे करता कि दो तरफ सेम फोर्स से खींच रहा हूँ, तो आपका सवाल, आपका आंसर चेंज हो रहा है। क्या बात हो गई, दोनों सेम ही तो है। आप दोनों तरफ F लगाओगे तब भी टेंशन F होगा। आपको लगता है कि आप एक तरफ लगा रहे हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। एक बात बताओ, आप किसी धागे को खींचोगे और कहीं से बंधा ना हो तो कभी टाइट होगा? वो ऐसे खींचता रहेगा। तो आप जो बेसिकली वो केस देखते हो ना, जिसमें आप एक एंड पे लगा रहे हो, दूसरे एंड पे दीवार लगा रहा होता आप ही के बराबर का फोर्स, तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि रॉड में या वायर में या स्ट्रिंग में एक ही एंड पे फोर्स लग रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। आ रही है बात समझ? जब कुछ उसको कोई खींच ना रहा हो और वो मासलेस हो, जब उस पर कोई टेंशन नहीं लगाओगे, स्ट्रेस नहीं लगाओगे, तो उस पर अंदर कोई टेंशन इज द रिजल्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। बेसिकली डिफॉर्मेशन कैसे आता है? स्ट्रेस से। स्ट्रेस कैसे आता है? फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से। तो कोई बाहर फोर्स लगाएगा नहीं तो। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं। आप ये देख रहे हो, एक रेक्टेंगल बना हुआ है जो कि इसके पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल है, और एक थोड़ा एंगल पे है। तो ये पूछ रहे कि अगर इसका एरिया A है, जो ऐसे है ना, इसका एरिया A है और फोर्स F लगा रहे, तो पहला स्ट्रेस क्या होगा? इसके ऊपर स्ट्रेस क्या होगा बच्चे? जो वर्टिकल एरिया है उसमें स्ट्रेस क्या होगा बताइए? F अपॉन A। सिंपल भाई, आपने F लगाया दोनों तरफ, टेंशन F हो गया, डिवाइड बाय एरिया। और आपका, हाँ जी, अच्छा,
ये वाला रेक्टेंगल है, तो आपका फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इसके ये वाला फोर्स अगर आप ड्रॉ करके इसके ऊपर लाएं तो 90 डिग्री पे लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो फोर्स अगर आपका 90 डिग्री पे लग रहा है तो फोर्स डिवाइड बाय जिस पे लग रहा है उसका सीधा एरिया लिख दीजिए, ये स्ट्रेस हो गया। लेकिन अब आपका फोर्स किस पे लगाना है, मतलब स्ट्रेस किस पे लगाना है, ये देखिए ये क्या हो गया, कितना एंगल पे है, थीटा, है ना? ये बेंड हो गया, ये थोड़ा ऐसे जैसे खिड़की खोलते हैं ना बाहर की तरफ, थोड़ा एंगल पे आ गया। तो अब बोले कि ये इस वाले पोर्शन पे स्ट्रेस कितना होगा, ये नीचे तक है बच्चे, बस थीटा एंगल पे। तो इसकी लेंथ आपको पता है क्या? नहीं? अच्छा, इसका एरिया मान लेते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं ए डैश, और इसका एरिया क्या है, ए है ना, तो और बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो ए डैश कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा इक्वल टू एरिया। तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ए अपॉन कॉस थीटा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पता लग गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पता लग गया। अच्छा, लेकिन मेरा फोर्स कैसा लग रहा है बच्चे, क्या 90 डिग्री पे लग रहा है? इस वाले पार्ट पे 90 डिग्री पे लग रहा है क्या फोर्स? नहीं लग रहा है, तो मुझे फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे लाना पड़ेगा। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, ये, और एक कंपोनेंट ये। तो इसके लिए कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, थीटा से। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, अगर सरफेस थीटा से रोटेट होगा तो ये वाला भी क्या हो रहा है, थीटा से रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो भी थीटा से रोटेट हो गया। तो क्या हो गया, ये फोर्स का ये कंपोनेंट क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। तो अब न्यू स्ट्रेस क्या होगा बच्चों, बताइए, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो गया, ए अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया, एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया। कोई चॉइस है? ये बात समझ आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट। नोट क्यों करना है? एरिया का कंपोनेंट ले लो। अगर इसका एरिया ए डैश है तो ए कॉस थीटा ओरिजिनल एरिया हो जाएगा, ठीक है? या और ढंग से समझना चाहते हो? अच्छा, इसकी लेंथ ए है और इसकी हाइट बी है, तो तुम्हारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, ए बी। अच्छा, अब ये लेंथ अब ये हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, निकाल सकते हो? बी डैश मान लेते हैं, तो बी डैश कॉस थीटा इक्वल टू बी। तो बी डैश की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन कॉस थीटा, बट ए तो वही रह गया। तो एक ऐसा रेक्टेंगल आया, हाँ, तो बी डैश इंटू ए करोगे तो क्या होगा, ए बी अपॉन कॉस थीटा। तो पहले के एरिया डिवाइड बाय कॉस थीटा हुआ ना, तो यहाँ भी क्या निकाला, पहले का एरिया डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है? और ऐसे भी ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, जब आपको लगे ना कि एरिया बढ़ रहा है तो कॉस थीटा से डिवाइड कर देना, और जब लगे ना एरिया घट रहा है, नहीं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। कॉस थीटा एक ऐसा फैक्टर है जो इंक्रीज और डिक्रीज, अगर मल्टीप्लाई हो तो डिक्रीज करता है और डिवाइड करें तो इंक्रीज करता है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, उल्टा काम करता है। डिवाइड करने पे इंक्रीज और इंक्रीज करने पे, मल्टीप्लाई करने पे डिक्रीज करता है। मतलब अपने आप को एकदम से इंस्टेंटली आप सही हो कि गलत हो वो समझाने के लिए अपने आप को, ये मैं बता रहा हूँ।
कि आपको अगर कॉस थीटा नीचे आ रहा है तो अपने आप को समझा लो नहीं सही आ रहा है, क्योंकि डायग्राम में भी लग रहा है एरिया बड़ा हो रहा है और कॉस थीटा डिवाइड करने से भी चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। अच्छा, उसी क्वेश्चन के अंदर व्हेन इट इज टेंसाइल स्ट्रेस इज, हाँ कब मैक्सिमम होगा टेंसाइल स्ट्रेस, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्या है आंसर क्या है, एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब 0 डिग्री हो। चलिए, द डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड इज 4 मिलीमीटर एंड यंग्स मॉडुलस। अब आ गए हम लोग हुक्स लॉ के ऊपर। जैसे यंग्स मॉडुलस आ जाए तो समझो कि हुक्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। एक हिंट, द डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड इज 4 मिलीमीटर एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज दिस मच। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ, क्या गिवन है 0.1%, परसेंटेज ही, और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जीरो 0.1% है, ठीक है। तो ठीक है, तो फ्रैक्शन चेंज क्या हो गया, स्ट्रेन क्या हो गया, व्हाट इज स्ट्रेन हियर, स्ट्रेन इज 0.1/100। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस,